ओके, नमस्कार। और आज हमारे गेस्ट है श्री जितेंद्र गुप्ता जी। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो एक एंशिएंट इंडियन कैलेंडर के ऊपर है, जिसका नाम है विक्रम संवत। तो वैसे जितेंद्र जी इसके ऊपर बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे हैं और उसकी अलग-अलग चीज़ों की जो अलग-अलग एस्पेक्ट हैं, जो कि कैलेंडर में होती है, जो कैलेंडर यूज़ होके अलग-अलग चीज़ों की गणना की जाती है, तो उसके ऊपर उनकी रिसर्च है। तो आज हम जितेंद्र जी को इनवाइट करते हैं इस शो पे। तो जितेंद्र जी नमस्कार और आपका स्वागत है इस नमस्कार शो पे। अभिजीत जी। नमस्कार अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और इस प्रमुख विषय पे बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हाँ जी। और अभी अभी नवरात्रि भी चल रहा है। उम्मीद है आप वहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। नवरात्रि का सीजन है। लंदन में भी नवरात्रि का बहुत फेस्टिवल बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। काफी लोग हैं। गुजरात, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बंगाल से गुजरात तक पूरा इसको सेलिब्रेशन है, तो यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी भी है, गुजराती कम्युनिटी भी है, और वो दोनों मिलके एक साथ साथ बहुत अच्छे इवेंट्स करते हैं। तो काफी जगह गरबा का प्लान है, कई जगह दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं, तो काफी अच्छा माहौल बना हुआ है। खुद हम भी घरों में पूजा करते हैं, सुबह शाम व्रत करते हैं, और वो फास्टिंग का पूरा प्रोसेस होता है। 9वें दिन कन्या पूजन का पूरा प्रोसेस होगा, तो वो हम पूरा आनंद में लेते हैं। मतलब ये ऐसा त्योहार है, पूरी वसुधा पे बनाया जाता है पूरे अच्छी तरीके से, क्योंकि शक्ति की है तो हर जी, किसी जी। को शक्ति की आवश्यकता होती है। और शायद दुनिया में एक ही धर्म है जो देवी के स्वरूप को पूजा करती है, बिल्कुल शक्ति की रिस्पेक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। उत्पत्ति तो फिर यही उत्पत्ति है। मातृ उत्पत्ति होती है, जिसको हम बोलते हैं। हम तो हमारी धरती को भी माता बोलते हैं, पिता थोड़ी बोलते हैं। भारत माता बोला जाता है, धरती को भी माता बोला जाता है, क्योंकि उत्पत्ति माताओं से होती है, मातृ शक्ति है ये। तो यूनिवर्स भी हम्म, पैदा शक्ति से हुआ है। जो आपने भी अगर पुराणों में कथा सुनी होगी, तो ब्रह्मा विष्णु देव महेश जो हमारे प्रमुख देव हैं, इनका भी प्रमुख उत्पत्ति तो उसी परम शक्ति से हुई है, महाशक्ति से। तो जी। शक्ति तो तो सर्वप्रथम है, बाकी तो शक्ति ने अपने अपने डिफरेंट तरीके के और रूप। तो वैसे भी हमारी पुराने जो इंटेलेक्चुअल्स भी रहे हैं, और हम्म जो जो दूरदृष्टि होती है कि हर चीज हम्म की ऑब्वियसली हमें फिजिकली इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें सिंबलिज्म में हम्म। होती है। हाँ, जी। तो उसी हमारा हिसाब से अगर भारत का जो हमारा सभ्यता है, भारतीय सभ्यता जिसे बोले हैं, या फिर इसको सनातन सभ्यता जो हम बोलते हैं, इसको देखा जाए तो ये बहुत वैज्ञानिक है, और इसकी वैज्ञानिकता की पराकाष्ठा इतनी है कि आज की वर्तमान जो तकनीकी है, जो नासा या फिर माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, या जो भी एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं जो हैं, वो खुद आज तक अध्ययन कर रहे हैं, और वो खुद अचंभित हो जाते हैं कि वो चीज अभी 100 सालों में वो समझ पाए, वो हमारे पास हजारों सालों से उपलब्ध है। जिसमें आपका जैसे आज का टॉपिक है काल गणना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन वही सबसे पहले बोला ही जाता है कि हमारे 3 प्रमुख गॉड हैं। हमारे एटम होता है, एटम में भी 3 पावर होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएशंस के लिए काम करते हैं, और न्यूट्रलिटी के लिए रहते हैं, और प्रोटॉन उसको बनाए रखने में काम देते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में माने जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के सर्किल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जनरली ब्रह्मा को प्रस्तुत करते हैं, जो चीजों को बनाने में या क्रिएशन में काम होता है। प्रोटॉन विष्णु का प्रतीक है, और न्यूट्रॉन शिव जी का प्रतीक है, क्योंकि शिव जी न्यूट्रल रहते हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का बैलेंस बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर नेगेटिव को भी बैलेंस करना पड़ता है। तो वो सब तरफ बैलेंस रखते हैं कि चीजों का आधारभूत ढांचा बना रहे हैं। और उन सब के लिए सबसे प्रमुखता से देखो, उनके पास पावर है, लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिलती है? शिव जी को पावर चाहिए होती है, तो शक्ति माता जो अभी जिनका रूप चल रहा है, वो उनको पावर देती है। विष्णु जी है, उनको संसार का पालन करना होता है, तो धन संपदा चाहिए, तो वो लक्ष्मी जी उनको देती है। क्रिएशन ब्रह्मा जी को करनी होती है, तो इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, वो कौन देती है? सरस्वती जी। तो हमारा जो पूरा एक व्यवहारिक तरीके से वो आसान भाषा में इतना अच्छा बना रखा है कि जब उसको पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक अभिभूत होकर रह गए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ले लो, ये ओपन हेगर ले लो, सबने मतलब निकोल टेस्ला,
सारे वैज्ञानिकों का नाम एक सीरीज से लोगे तो वो खुद बोलते हैं कि जब तुम्हें किसी टेक्नोलॉजी का आंसर ना मिले तो गो टू उपनिषद। ठीक है, तो अभी हम मुद्दे पे आते हैं। आपका जो चर्चा का प्रमुख बिंदु है आज का, और आज का मेन टॉपिक है काल गणना। जैसे आपने बहुत ही मतलब साहित्य वाली वर्ड बोली है, काल गणना। काल मतलब टाइम, और टाइम की गणना, और उसके ऊपर उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैलेंडर की मदद लेते हैं, या फिर पंचांग बोल सकते हैं। तो हमें थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि कैलेंडर की मतलब कब से शुरू हुआ, और मतलब एंशिएंट भारत में कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई, और कैलेंडर क्यों चाहिए हमें गणना के लिए कैलेंडर की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बात अच्छी है। काल का मतलब क्या होता है? आपने बोला समय, समय हम बोलते हैं, तो समय को हम कैसे प्रतिपादित करेंगे? तो समय में का और ला, का मतलब जो बोला जाता है वो बोला जाता है यूनिवर्स से, हमारे ब्रह्मांड से, उसको प्रतिपादित किया जाता है कि ब्रह्मांड है का। ला का मतलब कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब ब्रह्मांड फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, एक साइकिल में चलता जाता है। तो इस पूरी व्यवस्था को चलाए रखने में जो जो चीज जिसको मेजर करती है उसको बोलते हैं काल। ब्रह्मांड के सिकुड़ने और फैलने की जो व्यवस्था है उसको गणना या उसके मानक को हम बोलते हैं काल। इसलिए हम उसको समय की दृष्टि से देखा जाता है। आप सुन पा रहे हैं? मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? अभिजीत जी शायद, मुझे लगता है आप डिस्कनेक्ट हो गए। जी हाँ बिल्कुल। अब मैं कनेक्टेड हूँ। है, थोड़ा सा पीछे से बोलिए, मतलब जब से आपने शुरू किया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ मैं दोबारा शुरू करता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला काल, काल का मतलब होता है समय जिसको हम बोला जाता है। तो काल, काल दो शब्दों से मिलकर होता है, का और ला। का मतलब जो बोला गया है संस्कृत में, बोला जाता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। लय का मतलब एक तो होता है लय, जो लय के साथ चलता है, या कॉन्ट्रैक्शन, मतलब किसी चीज, कोई चीज फैलती है सिकुड़ती है, फैलती है सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। तो यूनिवर्स के जो इस कंटिन्यूस लयबद्ध गतिविधि है, इसको मापने के लिए जो गणना या मानक बोला गया उसको काल बोला जाता है। तो काल मतलब, इसलिए समय की डेफिनेशन वहां से आती है, काल यूनिवर्स से। काल समय, काल को, समय को हमने पहले ही शाब्दिक अर्थ से ही हमने यूनिवर्स के साथ जोड़ा हुआ है। तो मतलब हमारी समय की गणना हमारी गणना नहीं है, हमारी बायोलॉजिकल गणना नहीं है, धरती की गणना नहीं है, या केवल चंद्रमा तक सीमित नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की गणना को हम काल बोलते हैं। जैसे बोला जाता है ना, शिव जी को महाकाल बोला जाता है। महाकाल क्यों बोला जाता है? महाकाल इसका मतलब नहीं कि वो मृत्यु के, क्योंकि काल को लोग शब्द लेते हैं मृत्यु से। काल, महाकाल इज ए बिगेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। मतलब आपको अगर मैं टाइम का जो अगर थोड़ा सा मौका मिला तो मैं बताऊंगा कि हमारे पास समय की कितनी वृहद गणना है। जब हम उस गणना को जब आगे समझते हैं और पढ़ते हैं, तो महाकाल समय की आज तक की मापी हुई सबसे बड़ी गणना महाकाल कहलाती है। उसके स्वामी बोले गए शिव जी। जी ठीक है। बिल्कुल। और हाँ, तो और इसमें स्पेसिफिकली एक बोला जगत का, आपने वर्ड लिया जगत। जगत मतलब इसका बोला जाता है विच हैव ए मोशन और मूवमेंट, जो कंटिन्यूसली मूव होता रहता है, चाहे वो धरती हो, चंद्रमा हो, या यूनिवर्स का कोई भी पार्टिकल है, कुछ भी स्थिर नहीं है इस ब्रह्मांड में, सब कुछ मूवेबल है। तो जो मूव हो रहा है उसको जगत बोलते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक संस्कृत की थोड़ी डेफिनेशन है। तो ये थोड़ा सा मैंने समय की बात की है, और समय की गणना क्यों जरूरत है। हम सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं। समय, अगर हम समय को माप के चलते हैं, क्योंकि चेतना हमारे पास ही है, समय हम ही माप सकते हैं। पशु पक्षी ये तो नहीं नाप सकते, उनकी ये होती है अपनी चेतना, उनकी होती है कि वो दिन और उजाले के फर्क से उसको फर्क कर लेते हैं। जैसे सूर्यास्त के समय चिड़िया कंफ्यूज हो जाती हैं कि यार ये दिन हुआ है रात हुआ, तो वापस लौटने का क्रम चालू हो जाता है उनका, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट वो उनको पास वो इतनी चेतना नहीं है। हमारे पास वो चेतना है कि हम इस यूनिवर्स को समझ सकते हैं या उसको समझा है पास्ट में। तो इसलिए हमने काल की गणनाओं को फॉर्म किया और काल की गणनाएं बनाई है। तो इसलिए काल बहुत इंपॉर्टेंट है। काल बहुत सारे समय से, मतलब सबसे पुराना तो समय बोला जाता है कि सनातन सभ्यता में सबसे पहले काल गणना की गई थी, और काल समय को एक मानक में बांधा गया था। और उसके बाद बाकी सभ्यताओं ने उसको, मेसोपोटामिया या बाकी सभ्यता आती गई, रोमन साम्राज्य आता गया, उन्होंने अपने काल ऐड करते गए।
और अभी जो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिससे हम जो इंग्लिश कैलेंडर जो बोलते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला, इस काल गणना को हम सबसे ज्यादा मानते हैं और हम फॉलो करते हैं। वैश्विक संप्रदाय, वैश्विक तो आज कन्वर्सेशन। जी आजकल ओबियसली हम अभी जो कैलेंडर यूज करते हैं, शायद ब्रिटिश कैलेंडर हो या फिर ब्रिटिश कैलेंडर हो, उसके हिसाब से पूरी ऑफिशियल कैलकुलेशन, छुट्टियां वगैरह सब कुछ उसके थ्रू होती है। तो लेकिन हमारी जो एंशिएंट कैलेंडर आया है विक्रम संवत, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसमें उसमें बेसिकली क्या है, मतलब अगर साल, महीने और मतलब हफ्ते इसको भी डिवाइड किया गया है, तो उसमें स्पेशल क्या है, ये अलग क्यों है? बिल्कुल। तो सबसे पहले इस चीज में आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है कि हम ब्रिटिश कैलेंडर पर 100% आ गए। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज भी हमारी दीपावली या सरकार की जो भी छुट्टियां घोषित होती हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी छुट्टियां घोषित करती हैं, आज भी विक्रम कैलेंडर या सक कैलेंडर के रेफरेंस में कैलकुलेट करके ही छुट्टियां घोषित करती है। वो हम ये बात अलग है कि हम कंपनसेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर तिथि अंग्रेजी कैलेंडर में किस तिथि के साथ पड़ेगी, उस तिथि को हम घोषित करते हैं। आज भी हम उसको मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं मानते। आज भी भारत के 90% या 95% त्योहार अभी भी उसी काल गणना या जो हमारे एशियन कैलेंडर है उन्हीं को फॉलो करते होती है। आज नवरात्रि पर्व मना रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम हर साल अक्टूबर में ही मनाते हैं, ये चेंज होती रहती है क्योंकि हम उसको कंपनसेट करते हैं। लेकिन लोगों की आम बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी कैलेंडर हो चुका है, तो लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए बोलते हैं कि इस साल ये तिथि इस दिन पड़ेगी। तो मैं समझा पाया आपको? लगता है शायद आप दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए। हेलो, लगता है शायद आप दोबारा डिस्कनेक्ट। कहां तक फॉलो? एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा बीच में ये ब्रेक हो रहा है। आप उसको मतलब आप कंटिन्यू करेंगे ऐसे, जहां पे भी इसमें हम उसको एडिट कर देंगे बाद में। हाँ हाँ, मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा आपने कहां तक फॉलो किया, मैं वहां बीच बीच में थोड़ा ब्रेक मिल रहा है ऐसे। हाँ हाँ, कोई ठीक है। कहां तक आप फॉलो कर पाए थे? वही हम लोग अभी भी मतलब पुराने जो एंशिएंट कैलेंडर उसको ही फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ब्रिटिश मतलब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से डेट पड़ रहा होगा, लेकिन जो कैलकुलेशन हम हमारी कैलेंडर से ही करते हैं। अच्छा, आपने वो वाला पॉइंट बिंदु तक लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आज भी भारत में या नेपाल में हम अभी भी पुराने कैलेंडर्स को यूज करते हैं। इनफैक्ट कई हद तक श्रीलंका में भी, और जो हमारे नेबर जो पुराना अखंड भारत था उसकी सभ्यताएं मोस्टली, मैं पाकिस्तान और उस हिजरी सम्मत वालों ने जो रड़प किया उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी जो पुराने उस कैलेंडर को मानते आए हैं और मान भी रहे हैं। ये बात अलग है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि हम ग्लोबल हो चुके हैं और ग्लोब में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो वर्तमान अंग्रेजी कैलेंडर है, तो इसलिए हम उसको कंपनसेट करके करते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि भारत का जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो शक संवत है, विक्रम संवत नहीं है। विक्रम संवत सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा हिंदी भाषी क्षेत्रों में विक्रम संवत ही माना जाता है, जिसमें नेपाल से लेकर आप मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र तक विक्रम संवत सबसे ज्यादा प्रचलित है। लेकिन भारत ने 1957 के टाइम शक संवत को ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल कैलेंडर बनाया था। जो भारत 2 कैलेंडर सिस्टम है, अगर आपको शायद मालूम हो। बाकी ज्यादातर देश सिंगल कैलेंडर सिस्टम में मानते हैं और वो ग्रेगोरियन होता है मोस्टली, लेकिन भारत में डुअल कैलेंडर सिस्टम चलता है ऑफिशियली। एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो कार्यकारी भाषा के लिए यूज होता है, एक हमारा जो क्षेत्रीय हिसाब से शक संवत को हम मानते हैं, विक्रम संवत को नहीं मानते। अभी हमारा शायद शक संवत चल रहा है 1985 शायद चल रहा है, अगर मैं गलत नहीं तो 1985 1986 कुछ शायद चल रहा है, लेकिन 2080 वो थोड़ी, हाँ वो थोड़ा हमें थोड़ा डिटेल में चाहिए। बताइए कि इसमें कैसे कैलकुलेशन, ये अलग कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसमें क्या यूनिकनेस है? तो बेसिकली इन कैलेंडर्स की एक गणना होती है, एक कैलकुलेशन फॉर्मेट होता है जो समय के साथ थोड़ा इवोल्व होता गया, और हर कोई जो भी राजा या कोई भी जो ऋषि या फिर जो नॉलेज पर्सन आए जो कैलेंडर सिस्टम या एस्ट्रोनॉमी को समझते थे, उन्होंने उसको फिट करते और करेक्ट करते गए या फिर अपना अपना अडॉप्शन उसमें डालते गए। तो सबसे पहले जो भी हमारा विक्रम संवत चल रहा है, ये चल रहा है 2080 में विक्रम संवत है, मतलब कि ये कैलेंडर लागू हुआ से 2080 साल पहले। और शक संवत अभी चल रहा है 1985 या ऐसा, वो उसके
करीब करीब 135 ईयर बाद उसके बाद लागू हुआ था शक संवत। शक संवत को लागू करने वाले थे सालिवाहन, जो हमारे सालिवाहन राजा थे, जो मगध और इस इलाके को काफी इन्होंने कंट्रोल करके रखा था, वहां राज किया था। तो वो सालिवाहनों के बेस पे चलता है, लेकिन ये विक्रम संवत उससे भी पुराना है। अब इसमें थोड़ी सी मतलब बोला ये जाता है कि विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य, जो उज्जैन के राजा हैं, जहाँ पे महाकाल हैं, आज महाकाल की जो स्थापना है, समय की सबसे बड़ी गणना जहाँ पे बोली जाती है, और समय की वेधशाला वो बोली जाती है उज्जैन। और ये भी बोला जाता है कि जो जीएमटी आज हम मानक जो मानते हैं, ग्रीनविच जो लंदन से जाती है, ये एक समय था जब वो मानक समय का उज्जैन सिटी से होते हुए जाता था, उज्जैन नगर से, जिसको हम पहले बोलते थे विदिशा, यहाँ से जाना जाता था। और उसमें भी महाकाल का जो मंदिर है उसके ऊपर से वो एक पॉइंट था जहां से हमारी ग्रीनविच रेखा, जो आज ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, मतलब जीरो अक्षी जो देशांतर रेखा, उसको हम मानक माना जाते थे, और सारे समय की गणना उसके रेफरेंस में होती थी, और इसलिए उनको महाकाल भी बोला जाता है। ठीक है, तो महाकाल की इतनी महत्वपूर्णता है, तो वो महाकाल वो समय के स्वामी है, इसलिए उनकी बड़ी महत्वता रही है उज्जैन में। तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी वेधशाला रही है, और उनके पीछे हाथ था राजा विक्रमादित्य का, जिनको चंद्रगुप्त तृतीय भी बोला जाता है। लेकिन वो ये बोला भी जाता है, कुछ जगह इसको तोड़ते भी हैं, मतलब इसको सही नहीं मानते कि विक्रमादित्य ने ये लागू किया था। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये काफी पहले से चला आ रहा था, लेकिन इसका नाम विक्रमादित्य की महानता की और उसके किए हुए एफर्ट के लिए, कि इस कैलेंडर को जो सबसे ज्यादा प्रतिपादित किया, इसको बनाए रखा ग्राउंड पे, इसके लिए उनको सम्मान देने के लिए इसका नाम विक्रमादित्य आ गया। इसमें जो प्रमुख नाम है उनके, वो थे नवरत्न जो थे ना उनके, उनमें से एक थे वाहरमहिर और ब्रह्मगुप्त और वाहरमहिर, उनके नवरत्न थे, जो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉट और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी, एक अच्छा टेक्निकल आदमी किसको बोलोगे, जिसके पास मैथ अच्छी हो और जिसकी एस्ट्रोनॉलॉजी नॉलेज थोड़ी अच्छी हो, मतलब जो नासा में जो वैज्ञानिक बैठते हैं, हमारे पास वो ऑलरेडी थे। वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्ट का नाम सुनाइए, वो भी उस वक्त के थे। तो मैथमेटिशियन और जो कालगणना करने वाले लोग, वो हमारे पास थे। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छा और अच्छी तरह से प्रतिपादित किया और अच्छी तरह से मतलब समाज में फैलाया। तो इस वजह से वो विक्रमादित्य के थे, तो उन्होंने उसके विक्रमादित्य की महानता की वजह से उसको नाम दिया है। बाकी पहले वो किसी पिछले नाम से भी चला आ रहा था, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन स्टोरी बहुत सारी है। हमें मतलब ये होना चाहिए कि हाँ, सबसे अच्छा और प्रचलित जो भारत में है वो विक्रम संवत है, जो आज से 2080 साल पहले चालू हुआ था, जिसका मानक समय बोला जाता है। तो ये मोटा मोटा बोला जाता है 57 साल पहले, जो ईसा मसीह की जो हम डेट से काउंट करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसा मसीह की डेट से, उससे भी 57 साल पहले से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। खास बात आपको ये अच्छा लगेगा जान के कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हम आज बोलते हैं कि आज से ये 2000 साल पहले चालू होगा, नहीं, ये मिथक है। ये 17वीं शताब्दी में बना है कैलेंडर। मतलब ये कैलेंडर 1700 साल बाद बना, और उसको काउंटर फिट करके पुरानी कैलकुलेशन के साथ एडजस्ट किया गया। तो इसकी ग्रेगोरियन कैलेंडर का इतिहास 2000 साल पुराना नहीं है। हाँ, ये मानते हैं हम 2023, ये मानते हैं कि हम 2023 की गणना कर रहे हैं, क्योंकि इनके प्रमुख जो क्रिश्चियन समुदाय, ईसाई समुदाय ईसा मसीह को प्रमुख मानता है, तो ईसा मसीह के जन्म को एक माइलस्टोन मानते हैं समय में, उसके बाद से गणना चालू करते हैं, इसलिए वो एडी और बीसी का उपयोग करते हैं। लेकिन इसको जो बनाया गया ना, वो 17वीं शताब्दी में करीब, या 16वीं 17वीं शताब्दी के करीब बनाया गया। इसमें बहुत सारे गणित, इसमें गलतियां भी आप देखोगे, जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3-4 महीनों को मैं जनरली एग्जांपल देता हूँ। लैटिन भाषा में सितंबर का मतलब होता है 7 नंबर, ऑक्टा मीन्स 8, नोवा मीन 9, और डेका मीन्स 10। तो बेसिकली आज भी इन्होंने मंथ के नाम चेंज नहीं करे। मतलब 7th नंबर सितंबर, 7th नंबर, अक्टूबर ऑक्टा नंबर। सो बेसिकली जो सितंबर जो 9th मंथ है, एक्चुअली इनके हिसाब से 7th मंथ हुआ करता था। फिर अक्टूबर 8th मंथ होता था, नवंबर 9 मंथ होता था, और दिसंबर 10th मंथ होता था। इनके पास, ग्रेगोरियन के पास 10 मंथ का कैलेंडर था। इनको यही नहीं पता था कि साल में 12 महीने होने चाहिए। ये हमने बताया उनको, ये उन्होंने अडॉप्ट किया। इस चीज का पता लगा था जूलियस सीजर को और ऑगस्टिन को। तो जूलियस सीजर और ऑगस्टिन ने उसको काउंटर फिट करने के लिए अपने अपने नाम के एक मंथ बीच में घुसाए, जुलाई और अगस्त। नहीं तो एक्चुअली इनके एरर है। आप इनके ग्रेगोरियन कैलेंडर की गणना देखोगे, बहुत सारी गलतियां मिलेगी, जो समय के साथ ये काउंटर फिट करते चले गए। तो
मतलब कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है, इसमें बहुत सारा गणित लगता है, और इस गणित की जब मैं आपको आगे गणना बताऊंगा तो आपको थोड़ा और अचंभित हो होगा, और इतना अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा कि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमें हाँ जी, सीखने को बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें एक जो हाँ, छोटा सा इसके फर्क जो बारे मैं बताऊंगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर को जनरली ये बोला जाता है, मतलब जनरली धरती पे जितने भी पंचांग या कैलेंडर जो बने हैं वो दो रेफरेंस होते हैं, एक चंद्र का रेफरेंस होता है और एक सूर्य का रेफरेंस होता है। तो ज्यादातर जो कैलेंडर्स जो बने हैं वो वेस्टर्न कैलेंडर या पश्चिम प्रतिपादित हैं, वो सूर्य को प्रमुख रख के बनाए गए हैं। सूर्य की चारों धरती परिक्रमा करती है, तो उस सूर्य की रेफरेंस के पॉइंट से उन्होंने कैलकुलेट करके और वो कैलेंडर बनाए। लेकिन हमारे ज्यादातर कैलेंडर चंद्र की रेफरेंस से बने हुए हैं, चंद्रमा। तो विक्रम कैलेंडर भी चंद्र गणना के आधार पर बना हुआ है, चंद्रमा की मूवमेंट के हिसाब से। उसका कारण भी ये है कि अर्थ को अगर हम सेंटर में लेते हैं तो जो फर्स्ट प्लेनेट, नियरेस्ट प्लेनेट, वो चंद्रमा है, उसकी मूवमेंट को मॉनिटर करना ज्यादा आसान और इफेक्टिव है, रादर देन एक तीसरे नंबर पे आता है सूरज। सूरज की जो गणना है वो थोड़ा सा उसमें त्रुटियां हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट रेफरेंस अगर चंद्रमा और धरती हमेशा कनेक्टेड रहते हैं हर वक्त, तो उससे गणना आसान हो जाती है। तो थोड़ा सा फर्क ये आप समझ सकते हो, चंद्र आधारित कैलेंडर, चंद्रमा की कलाओं के आधारित कैलेंडर, और सूर्य की गणनाओं पे आधारित कैलेंडर, ये दो मेजर डिवीजन होते हैं। उसके अलावा भारत में और भी कई सारे पंचांग उपलब्ध हैं, असमी कैलेंडर है, बंगाली कैलेंडर है, और तमिल कैलेंडर भी हैं, और बहुत सारे टाइप के कैलेंडर है। थोड़ा सा सिंपल, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि पंचांग के बारे में, मुझे पंचांग के बारे में बताइए, पंचांग होता क्या है? पंचांग में पंचांग एक्चुअली ये कैलेंडर है, जो मैं कैलेंडर वर्ड यूज कर रहा हूँ उसको एक्चुअली पंचांग ही बोलते हैं हिंदी में। पंचांग मतलब पांच अंक। अच्छा, कैलेंडर को हिंदी में पंचांग ही बोल अच्छा, सकते हो आप, जो हम हिंदी में पंचांग ही बोलते हैं। पंचांग मीन्स पांच अंक, मतलब समय को कैलकुलेट करने के लिए पांच अंग चाहिए होते हैं, पांच फैक्टर होते हैं, इसलिए पंचांग। उसमें होता है तिथि, हाँ, वार, महीना, साल, और आपका योग, और तो ऐसे इन चार पांच फैक्टर्स को मिला के आपकी पूरी टाइम की डेफिनेशन डिसाइड होती है कि इस वक्त क्या समय हुआ है। तो उन पांच फैक्टर्स को मिला देते हैं तो वो एक यूनिक टाइम फ्रेम बनता है, इसलिए उसको पंचांग बोला जाता है, पांच अंग वाला। अच्छा। अभी हमारे साथ अभी मयूर जी भी जुड़ गए हैं। मयूर नमस्कार। जी, अभी अभी कैलेंडर, हाँ जी, तो इस पे बात हो रही है, तो आपको भी जो भी सवाल है आप जितेंद्र जी से पूछ सकते हैं पंचांग के बारे में, विक्रम संवत के बारे में। तो ठीक है, तो हाँ फिर जी, हम आगे बढ़ते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाँ, और सॉरी देर होने के लिए सॉरी। मैं ऑडियंस की तरह देखना चाहता हूँ एज अ नॉर्मल पर्सन, और कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उठाऊंगा। जी बिल्कुल। मैं पहले जी ये बोल रहा बिल्कुल। हूँ कि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो एक छोटा सा अध्ययन है, या जो मैंने हाँ, थोड़ा सा समझा है समय को, क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, एज ए हॉबी मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो उसी को मैं प्रतिपादित कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो कैलेंडर है वो सबसे एडवांस कैलेंडर है। सोलर जो हम लोग का लूनी सोलर जो कैलेंडर है, जो कॉन्स्टलेशन नक्षत्र, जो पंचांग है, जो 5 पार्ट्स में बाँटता है किसी भी टाइम को, 5 हिस्सा, और उससे कैसे हम लोग ट्रेस बैक किसी भी टाइमलाइन में कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग में तो अभी 51 कल्प में चल रहा है हम लोग ब्रह्मा का, तो उस हिसाब से तो कितना काल सेकंड तक का आप लोग को एग्ज़ाम्पल पता ही होगा। तो हम लोग का हाँ। टाइमलाइन तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी वास्ट है, और मैथमेटिक्स बहुत इन्वॉल्वड है इसमें, ज्योतिष शास्त्र काफ़ी इन्वॉल्वड है। तो हम बस हम्म। सुनना चाह रहे हो हमको बस क्वेश्चन आएगा मेरे को भी, थोड़ा बहुत हम भी ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर देखते हैं जैसा चलेगा। आप लोग कंटिन्यू करिए, मुझे सवाल आएगा मैं पूछूंगा। श्योर। मैं अपना स्क्रीन शेयर हाँ, करता हूँ, मुझे अगर आपको मेरा लगता है तीसरा, कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिए। ठीक है, आप बताना मेरी स्क्रीन अगर आपको दिखे तो। क्या है? दिखा है आपको? हाँ, हाँ जी, दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये क्या कैलेंडर है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली हाउ, ये एक मैंने अपनी एक क्लास ली थी, मैं एक बच्चों की थोड़ी यहाँ पे यूके में एक क्लास ली थी। हम एक संस्था जो स्पीकिंग भारत के रोज चलाते हैं, तो उसके लिए मैं अध्ययन करके उनको बच्चों को समझाया था, तो थोड़ा वही मैं पीपीटी यूज कर रहा हूँ स्पीकिंग भारत की तरफ से। तो हाउ द ईयर एंड मंथ फॉर्म इन अ सोलर कैलेंडर, ये मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा गणना करने का एक तरीका मैं बता, मतलब जो हम करते हैं कि जब अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, अब जिस फेज में वो होती है उसको हम वो मंथ का नाम देते हैं। तो ये जनरली सोलर कैलेंडर का सिस्टम है। जो हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर है 365 को इसी तरह से बांटता है,
इक्वल 12 हिस्सों में बांट देता है, जिससे हमारे 12 मंथ बन जाते हैं और वो उस मूवमेंट को हम कवर करते हैं, जिसमें लीप ईयर भी आता है। वो थोड़ा सा एरर को काउंटर हर 4 साल में काउंटर फिट करने के लिए हम उसको लीप ईयर लगाते हैं। ठीक है, अब ये हमारा होता है कि जैसे एक सोलर ईयर होता है, वो सोलर ईयर होता है हमारा 365 डेज का, उसमें 25 डेज का लीप ईयर होता है, मतलब जो हर 4 साल बाद हम काउंटर फिट करते हैं। और ये हमारी कहते हैं जो 30 डेज का हमारा सन एंड 30.44 डेज मूव फ्रॉम द राशि टू अदर राशि। अब ये हमारे अगर सोलर बेस्ड कैलेंडर की बात करें ना, तो इन्होंने जोडिक बोलते हैं यहाँ पे, अगर बोला जाए तो हम राशि बोलते हैं, पश्चिम सभ्यता वाले लोग उसको जोडिक बोलते हैं। जो जोडिक का मतलब एक राशि, मतलब इन्होंने पूरे जो अर्थ, जो सन के चारों जब अर्थ चक्कर लगाती है, पूरे पाथ को उन्होंने 12 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया हुआ है, हर एक पार्ट को वो जोडिक बोलते हैं। तो इसलिए इनका फिक्स रहता है कि इस जोडिक में इस डेट से इस डेट तक इस जोडिक में रहता है, इस डेट से इस डेट तक इस जोडिक में रहता है। तो जनरली एक राशि में जो धरती से अगर सूरज को देखोगे तो आप 30.44 डेज के अराउंड एक राशि में होता है, और जनरली उस राशि को ये बोलते हैं उस कैलेंडर मंथ का, मतलब उसका मंथ बोलते हैं। इसमें आप ग्रेगोरियन कैलेंडर में बात करोगे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में थोड़ी एरर है, हर वो कुछ 70 या 80 सालों में वो जो जोडिक है वो एक्चुअल मंथ से एक दिन कुछ शिफ्ट हो जाता है, 1 या 1.5 दिन कुछ शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए आप देखोगे ना कि आप जोडिक कैलकुलेट करते हो तो आपको आता है कि 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक आपका ये जोडिक रहेगा। तो ऐसे कुछ डेट्स रहती है, वो एरर ओवर द टाइम प्रोड्यूस हुई है। नहीं तो जब ये कैलेंडर स्टार्ट किया था, जब इन्होंने प्लान यहीं से किया था कि एक जोडिक में एक मंथ रहेगा, शायद आपको पता हो या फिर आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, मैं इसको ज्यादा वो चर्चा नहीं कर रहा, मैं अपने इस कैलेंडर पे आने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इनको ये पता था क्या, मतलब हम ये बोलते हैं कि साल में धरती, मतलब धरती सूरज के चारों 365 दिन लगाती है, 0.25 डेज और लगाती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा एक साल बनता है। लेकिन 12 महीने क्यों? आप कुछ अनुमान से बताओगे? कोई मयूर जी और 12 महीने क्यों? जी आप बता सकते हैं, मेरे को आइडिया। 12 महीने क्यों होते हैं साल में? हमारे 10 महीने, 5 महीने, 3 महीने, ऐसा क्यों नहीं रखा गया? शायद चांद की वजह से, चांद की जो सर्कल होती है। तो चांद की सर्किल में 12 महीने का मतलब आप ही बता दीजिए, मेरे को अच्छा आइडिया नहीं है। तो कोई नहीं, मैंने वैसे ही एक रखा था। तो जनरली हमारा जो मून है वो भी सन के चक्कर लगाता है। अर्थ तो सन के चक्कर लगाती है, मून भी सन के चक्कर लगाता है, लेकिन वो अर्थ के साथ रोटेट होता है। तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको अब समझ में आएगा कि मून का मूवमेंट क्या है। तो मून जब सन के चारों चक्कर लगाता है तो वो डेज लेता है 354.36 डेज। इतने में एक मून पूरे सन का एक रोटेशन पूरा कर लेता है। बट उसका रोटेशन अर्थ की तरह नहीं होता, वो स्पाइरल होता है। यू कैन सी दिस स्पाइरल्स, अर्थ के भी चक्कर लगाता जाता है और सन के भी चक्कर लगाता जाता है। और अब ये नोड्स आप कैलकुलेट करोगे, ये 12 नोड्स। तो इट मींस जब अर्थ पूरा एक सर्कल पूरा लगाती है सन के, तब तक मून अर्थ के 12 चक्कर पूरा पूरा लगा लेता है। तो मतलब मोटा मोटा चंद्रमा के धरती के 12 चक्कर जब होते हैं, तब जाके धरती का सूर्य की ओर एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो इसलिए ही 12 महीने हमारे रखे गए। अब देखो कितनी बड़ी एरर है, उनको यही नहीं पता था। जब ग्रेगोरियन कैलेंडर फर्स्ट टाइम बना था तो उसमें, या रोमन कैलेंडर फर्स्ट टाइम बना, उन्होंने 10 महीने रखे थे, उनको पता ही नहीं था 12 महीने रखने चाहिए। ये उन्होंने हमसे सीखा। ठीक है, तो अब इसमें आप ये देखोगे कि धरती तो 365 डेज लेती है, लेकिन ये 354 डेज लेता है। मतलब कोई मोटा मोटा 10 दिन का फर्क है, 10 दिन का मोटा मोटा फर्क ये लेता है। तो अब आप ये देखोगे हर 2.5 या 3 सालों में हमारे यहाँ एक अधिक मास का कंसेप्ट, क्योंकि हमारा कैलेंडर चंद्रमा पे आधारित है। तो जो जैसे वो लीप ईयर 25 ईयर डेज को वो 4 साल में कंपनसेट करते हैं, हमें करीब करीब 10 दिन कंपनसेट करने पड़ते हैं, जो हमारा एक अधिक मास की वजह से आते हैं। इस साल हमारी श्रावण मास में अधिक मास था, आपको पता हो, 2 बार श्रावण पड़े। तो हम रादर दिन एक दिन एक्स्ट्रा लगाने की जगह उसको काउंटर फिट करने के लिए हम पूरा एक महीना ही लगा देते हैं, एक अधिक मास का कंसेप्ट। ये उस वजह से आता है। अब आपको समझ में आएगा। हाँ जी बिल्कुल। और आपने जो चांद के बारे में बताया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है।
क्योंकि चांद पृथ्वी के चक्कर भी लगाता है और मतलब सूरज का भी लगाता है। तो चांद की जो मूवमेंट है वो स्पाइरल है, ऐसे ऐसे अर्थ के सारा चक्कर भी लगाता है और सूरज का लगाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये सारी चीजें ये कल्पेश हमारे पास पहले से था, मतलब ये सारे जो समझ एस्ट्रोनॉमी का जो ये समझ है, जो सोलर सिस्टम का जो समझ है, और सूरज के चारों तरफ अर्थ घूमता है, और अर्थ का जो मतलब पृथ्वी का जो शेप है वो भी गोलाकार है, वो भी हमें समझ पहले ही पता था। भूगोल, इसलिए शायद हमें भूगोल कहा गया है हमारे। आप ये बताइए कि हमारे शास्त्रों में अधिक मास की बहुत वर्णना की गई है। इसको वैष्णव संप्रदाय में बहुत बढ़िया अच्छा माना जाता है, और अधिक मास के स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए हमारी मतलब व्यवस्था, बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं हमारे शास्त्रों में बहुत बढ़िया कुछ लिखा गया है। मतलब कि हमें पता था कि हमें अधिक मास रखना चाहिए। अधिक मास रखने का अगर प्रयोजन को पता था तो उसका मतलब उनको चंद्रमा की गणना पता थी कि चंद्रमा भी सूरज के चक्कर कितने दिन में एक्यूरेटली पूरा कर लेता है। जी बिल्कुल। धरती से सूर्य की गणना की भी नहीं करें, हमें ये भी पता था कि चंद्रमा सूरज की कितनी गणना कितनी देर में कर लेगा। मोटा मोटा अगर आपसे पूछा जाता है या किसी बच्चे से पूछा जाएगा, बच्चा बोलेगा कि चंद्रमा धरती की चक्कर लगाता है और धरती सूरज की ओर चक्कर लगाती है, तो और धरती सूरज का 365 दिन में पूरा करती है, तो चंद्रमा कितने दिन में पूरा करेगा? बच्चा बोलेगा हाँ 365 दिन में ही पूरा करेगा, क्योंकि उसकी गोद में बैठा हुआ धरती की है। 365 ही जवाब दोगे आप, 365 दिन में ही पूरा करेगा वो, क्योंकि वो तो धरती के साथ अटैच्ड है। कोई सामान आप लेके किसी परिक्रमा कर रहे हो, तो जितनी देर में आप चक्कर लगाओगे उतनी देर में वो भी सामान भी उतनी देर में चक्कर पूरा लगाएगा। लेकिन उसमें उसकी भी त्रुटि उनको नहीं मालूम थी कि 10 दिन पहले हम पूरा कर लेता है चंद्रमा में। वो इतना एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन, इसलिए अधिक मास के कंसेप्ट आए। बिल्कुल। अच्छा। तो मतलब पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की मतलब मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये कैलेंडर बनाया गया है। हाँ, ताकि एक्यूरेट हो और बेहतर हो, क्योंकि उसको काउंटरफिट करना है कि हमारे मास होते हैं। आपकी आवाज कटती है, दोबारा बोलेंगे प्रश्न? अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है, थोड़ा कट रहा है। हाँ तो ओके, तो मतलब इसकी जो परिकल्पना है, ये जो पंचांग की परिकल्पना है, उसको समझने के बाद तो यूरोपियन जो मतलब कैलेंडर बनाने वाले जो विद्वान थे, तो उन्होंने उसको भी 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना शुरू किया। हाँ बिल्कुल, उनको ये बहुत समय बाद समझ में आया कि नहीं, ये तो गलत हो जाएगा 12 महीने, क्योंकि फिर तो हम तो गलत खिलाएंगे, हम ओड वन आउट खिलाएंगे। कल को यही क्लेम करेंगे कि भैया तुम्हें तो चंद्रमा की गणना को कभी स्थान ही नहीं दिया, केवल धरती और सूरज की गणना को स्थान दिया। तो खैर अभी और भी कई सारी चीजें, जैसे आज भी देखोगे अंग्रेजी में संडे मंडे ट्यूसडे बोला जाता है, सैटरडे संडे बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? सैटरडे सर्टन डे, सर्टन मतलब शनिवार, हम बोलते हैं शनिवार, इतने सालों से बोलते आए। रविवार संडे, रविवार संडे सूरज का दिन। मंडे सोमवार मतलब मून का डे। तो एक्चुअली इन्होंने वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, ये वार सिस्टम हमने दिया था, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है कि आपके वार का सीक्वेंस ये क्यों होता है, सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है, मंगलवार के बाद बुधवार क्यों आता है, गुरुवार क्यों आता है, यही सीक्वेंस क्यों आता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी अच्छी गणना है, वो भी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, सूर्य सिद्धांत में स्पेशली प्रतिपादित है वो। अच्छा, ये भी इन्होंने हमसे कॉपी किया पूरा। तो इसके पीछे क्या है? ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसको समझना, लेकिन एक अच्छी गणना है। वो थोड़ा टॉपिक डेविएट हो जाएगा, मुझे उस तरफ जाना ही नहीं चाह रहा। मैं थोड़ा जल्दी में अभी इसको अपना पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये थोड़ी सी मैंने समय की गणना बताई थी कि हमारे पास समय की गणना भी इतनी बृहद थी उस समय के हिसाब से। मतलब 2 चीजों में पार्ट किया जाता है, स्थूल और सूक्ष्म। किसी भी चीज को हमारे शास्त्रों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म जीव और या सूक्ष्म समय या सूक्ष्म व्यक्ति, मतलब कुछ भी सूक्ष्म हो सकता है। सूक्ष्म समय हो सकता है, सूक्ष्म जीव हो सकता है, सूक्ष्म अणु हो सकता है, और एक होता है स्थूल। स्थूल यानी सूक्ष्म मतलब जो दिख नहीं सकता, आंखों से हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, वो सूक्ष्म कहलाता है। एक ह्यूमन आदमी उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। और स्थूल मतलब जो हमारा बॉडी उसको ऑब्जर्व कर सकता है। तो समय को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्थूल और सूक्ष्म। मयूर जी आवाज आ रही है मेरी कंटिन्यूसली या ब्रेक हो रही है?
हेलो। हेलो, हाँ आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ अच्छा, रही है। शायद अभी जी डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं। खैर, हेलो, आवाज आ रही हाँ है? हाँ हाँ, आपकी आ रही है। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो सब सुनाई दे रहा है मुझे। अच्छा, ठीक है। तो स्थूल समय और सूक्ष्म समय में डिवाइड किया गया है। स्थूल समय मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और सूक्ष्म समय जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हमारे स्थूल समय की गणना हम प्राण से चालू करते हैं। जो समय की जो प्राथमिक गणना जो होती है वो होती है प्राण। हम, आपने सुना होगा पल, मैं पल दो पल का शायर हूँ, ठीक है। वो पल की डेफिनेशन क्या होती है? 6 प्राण। एक ह्यूमन आदमी जो हेल्दी ह्यूमन है वो जितने 6 प्राण लेता है, मतलब 3 ब्रीद इन और 3 ब्रीद आउट, मतलब ऐसे वो जो करता है पूरा 6 ब्रीद इन और 6 ब्रीद आउट, पूरा एक सर्किल पूरा करता है, तो वो 24 सेकंड में पूरा करता है। तो एक्चुअली एक हेल्दी ह्यूमन की क्या क्या होते हैं कि 4 सेकंड पर प्राण। अगर आपकी श्वास, एक श्वास 4 सेकंड में पूरी हो रही है नॉर्मल वे में, तो आप स्वस्थ हो। तो हमारी पहली गणना हमारी हमारी फिजिक्स से चालू हुई है। पल, जो जो पल की डेफिनेशन है वहीं से आप कैलकुलेट करते हो। तो पुराने समय के लोगों को घड़ी की या कुछ ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती थी। वो समय को हमारे खुद के शरीर या देख के पता लगा लेते थे। पुराने लोगों से पूछो तो वो चांद की घटा देख के बोलते थे कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा मौसम चल रहा है, अभी समय क्या होगा, सूरज की परछाई देख के और अपना ब्रीथ के काउंट करके लोग समय बता देते थे। उनको रिस्ट वॉच रखने की जरूरत ही नहीं थी, वो इतने वाइज मैन थे या वाइज पर्सन थे। हाँ ग्लिम्स देने का आइडिया था कि हम समय को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब हमारे फिजिकल बॉडी से। हमारे 6 प्राण एक पल के बराबर हो गए, और 60 पल एक घड़ी, मतलब 24 मिनट जिसको हम